हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद सूर्या चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आनुवांशिक रोग को लेके। जो पिछली क्लास में हमने जितने भी कृमि जनित हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, सारी डिसीज हमने क्लियर कर ली थी। आज हम करने वाले हैं आनुवांशिक रोग, जो जेनेटिक डिसीज़ होती हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का टॉपिक हम चलते हैं आनुवांशिक रोग को लेके। तो हेडिंग रहेगी हमारी आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिसीज कहते हैं इसको, जेनेटिकल डिसीज। ठीक है, जेनेटिकल डिसीज, इसको आज कवर करने वाले हैं दोस्तों हम। आनुवांशिक रोग या जेनेटिकल डिसीज इसको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस, यानी क्या कहते हैं उसको, वर्णांधता, इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसको आज हम क्लियर करेंगे दोस्तों। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है इसे कहते हैं वर्णांधता। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये किसकी वजह से होती है? ये होती है लिंकेज की वजह से। लिंकेज, सहलग्नता बोलते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक ये लिखना पॉइंट, ये है सहलग्नता की वजह से होता है। जो वर्णांधता है किसकी वजह से? सहलग्नता, लिंकेज बोलते हैं, लिंकेज। इसको समझते हैं दोस्तों, लिंकेज क्या होता है। तो दोस्तों लिंकेज को समझेंगे। लिंकेज क्या होता है? लिंकेज होता है किसी जीन का, यानी क्रोमोसोम, किसी जीन का किसी गुणसूत्र पर इस तरह पाया जाना कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी उसी गुणसूत्र के साथ लगातार गति करे। ये होता है लिंकेज, सहलग्नता, साथ साथ चलना, यानी साथ साथ लग के चलना। तो ये लिंकेज की वजह से होता है, सहलग्नता की वजह से होता है। क्लियर? इसमें क्या होता है, यह एक्स गुणसूत्र पर निर्भर रहता है, एक्स गुणसूत्र। अगला पॉइंट ये लिख लेना, तो ये क्या होता है, वर्णांधता, यह है एक्स गुणसूत्र पर क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर निर्भर रहता है। जो वर्णांधता है एक्स गुणसूत्र पर निर्भर रहता है, और ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। अप्रभावी एक्स गुणसूत्र समझो दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई पुरुष को ले लो, एक्स और वाई, ये होता है ना, एक्स और वाई। अगर एक्स में कलर ब्लाइंडनेस है, सी लिख लेता हूँ। अगर एक्स में सी है, कलर ब्लाइंडनेस है एक्स गुणसूत्र पर, तो ये क्या होगा, ये होगा वर्णांध पुरुष। मैंने बताया ना, ये एक्स गुणसूत्र पर निर्भर रहता है और अप्रभावी होता है। कैसे? देखो, एक्स वाला इफेक्ट दिखाएगा, एक्स सी वाई, यानी एक्स वाले ने इफेक्ट दिखाया तो क्या हो जाएगा, ये वर्णांध पुरुष माना जाएगा। लेकिन वही हम बात करते हैं एक्स सी एक्स, यानी ये महिला है, एक्स सी एक्स, तो ये क्या होगी दोस्तों, ये क्या होगी, ये वर्णांध नहीं होगी, ये सिर्फ एक वेक्टर होगी, वाहक होगी। ये क्या होगी, वाहक महिला, ये सिर्फ एक वेक्टर होगी, वेक्टर। ये वर्णांध महिला नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों देखो, इसमें अपना रूप कौन सा दिखाएगा, ये वाला एक्स दिखाएगा। नहीं, ये वाला एक्स नहीं दिखा पाएगा, मैंने बताया ना एक्स, तो इसमें से ये इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, ये वाला अपना प्रकोप दिखाएगा, यानी इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ एक वाहक होगी,
ये दूसरों को कलर ब्लाइंडनेस करेगी, लेकिन ये स्वयं कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित नहीं होगी। तो ये सिर्फ क्या माना जाएगा, वेक्टर। हाँ, लेकिन अगर वहीं पर एक्स सी एक्स सी अगर ये होता एक्स सी माने कलर ब्लाइंडनेस, तो ये माना जाएगी क्या, वर्णांध महिला ये होगी दोस्तों ग्रसित। तो मैंने क्या बताया, ये एक्स गुणसूत्र पर निर्भर रहता है, अप्रभावी होता है, क्योंकि देखो इसमें इसने इफेक्ट नहीं डाल पाए, क्योंकि जो एक्स है ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ना कि ये वाला। तो इसके वजह से ये सिर्फ एक वेक्टर होगी, वाहक होगी। लेकिन एक्स सी अगर ये दोनों एक्स में कलर ब्लाइंडनेस है, तब वो क्या होगी, वर्णांध महिला होगी। क्लियर दोस्तों। तो हमने देखा जो ये होता है लिंकेज की वजह से होता है, सहलग्नता की वजह से होता है, और यह एक्स गुणसूत्र पर निर्भर होता है। अगला पॉइंट हम देखें इसमें, तो इसमें क्या होता है, इस रोग में लाल और स्पेशल हरा रंग स्पष्ट नहीं हो पाना, यानी इस रोग में लाल व हरे रंग में अंतर स्पष्ट ना होना। ठीक है, इस रोग में क्या होगा, रेड और ग्रीन जो हमें कलर है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, हम उसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन। कभी कभी ये ब्लू चपेटे में आ जाता है, कभी कभी कौन सा ब्लू, नीला, तो ऐसे लिख लेना। कभी कभी कौन सा चपेटे में आ जाता है, कभी कभी नीला रंग, कभी कभी नीला रंग में हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये रोग सबसे पहले डाल्टन को हुआ था, जो डाल्टन साइंटिस्ट हैं, डाल्टन को हुआ था, इसीलिए इसको कहते हैं डाल्टिज्म। जो ये वर्णांधता है, क्या कहते हैं इसको, कहना वर्णांध को डाल्टनिज्म कहते हैं, डाल्टनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले डाल्टन को हुआ था। तो इसको कौन सा रोग कहा जाता है, डाल्टनिज्म भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ये महिलाओं में कम पाया जाएगा। मैंने दिखाया ना दोस्तों, देखो अगर जो पुरुष है XY है, अगर X में पाया गया, क्योंकि Y में तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या लिखाया, यह X गुणसूत्र पर निर्भर रहता है, तो Y में कोई चांसेस नहीं है। X में होगा तो पूरा चांस होगा पुरुष में रहने का, लेकिन महिला में थोड़ा कम होते हैं, लेकिन काफ़ी कम होते हैं पुरुष की अपेक्षा। तो एक पॉइंट इसमें ये लिख लेना, महिला में यह रोग कम पाया जाता है। दोस्तों ये महिला में कम होगा, ये पुरुष में अधिकतर पाया जाता है। पुरुष अधिकतर होते हैं इस रोग से ग्रसित, पुरुष अधिकतर होते हैं, महिलाओं में ये रोग कम पाया जाता है। तो इतनी चीज़ हमने देखी। क्या होता है जो वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, ये एक तो सहलग्नता की वजह से होता है, लिंकेज की वजह से, लिंकेज मैंने बताया, ये एक्स गुणसूत्र पर निर्भर रहता है। रेड और ग्रीन, स्पेशल रूप से रेड और ग्रीन का अंतर स्पष्ट हम नहीं कर सकते हैं, कभी कभी नीला भी चपेटे में आ जाता है, नीला भी नहीं दिखाई देता है। और यह रोग क्या महिलाओं में कम पाया जाता है, इसको डाल्टनिज्म भी कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला डिसीज देखेंगे हम, अगली देखेंगे हीमोफीलिया। अगली डिसीज हो जाएगी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को देखेंगे, इसको कहते हैं ब्लीडर, इसको ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं, ब्लीडर। इसको रॉयल शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल
रोग बताऊंगा कि इसको शाही रोग क्यों कहते हैं। रॉयल डिसीज़, रॉयल रोग, शाही रोग, इसको कहते हैं हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया की हम बात करें तो ये भी सेम कलर ब्लाइंडनेस की तरह होता है, ये भी लिंकेज के कारण होता है। और इसमें स्पेशल रूप से क्या होता है, देखो अगर हमें चोट लगती है तो चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना जमना हीमोफीलिया कहलाता है। अगर जमेगा भी तो काफ़ी देरी से जमेगा, तब तक तो ब्लड काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखना, सबसे नंबर पहला पॉइंट लिखना, चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना जमना। चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना जमना। चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना जमना। अगर जमेगा भी तो कैसे जमेगा, देर से। अगर जमेगा भी तो देरी से, इस समय तक तो काफ़ी ब्लड लॉस हो जाएगा, काफ़ी लॉस होगा, नुकसान ब्लड का, ठीक है। तो यानी इसमें क्या होता है, जो इस रोग में रुधिर का थक्का नहीं जमता है। और क्या होता है, ये जो डिसीज़ है ये महारानी विक्टोरिया के वंश में पाया गया था, इसीलिए इसे रॉयल डिसीज़ कहते हैं, शाही रोग। अगला पॉइंट क्या लिखना है इसमें, यह है महारानी विक्टोरिया के वंश में था। महारानी विक्टोरिया, यह महारानी विक्टोरिया के वंश में था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रॉयल डिसीज, शाही रोग, वंश में था। सेम उसी तरह होता है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस की तरह। यानी अगर जो हीमोफीलिया है ना, अगर हीमोफीलिया जैसे अगर एक्स पुरुष है और वाई, एक्स वाई पुरुष है, इसमें क्या हो गया, हीमोफीलिया, ठीक है, H4 हीमोफीलिया। तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा हीमोफीलिक पुरुष, हीमोफीलिक क्या माना जाएगा, पुरुष। और अगर XX है तो ये क्या होगी, वाहक महिला, सिर्फ वाहक महिला, वेक्टर। लेकिन अगर XHXH है तो ये क्या माना जाएगी, हीमोफीलिक महिला, हीमोफीलिक महिला। सेम कलर ब्लाइंडनेस की तरह दोस्तों, सेम उसी की तरह पैटर्न है पूरा। XHY है तो हीमोफीलिक पुरुष, XHX है तो सिर्फ ये वेक्टर महिला है, वाहक महिला है, XHXH है तो हीमोफीलिक महिला हो जाएगी, ठीक है। ये भी किसके कारण होता है, लिंकेज के कारण, लिंकेज के कारण, सहलग्नता के कारण, सहलग्नता, ठीक है, क्या, सहलग्नता। और ये भी क्या है, अप्रभावी है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसीज हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। अगली डिसीज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इसको कहते हैं दात्र कोशिका अवरक्तता। दात्र कोशिका, दात्र होता है हसिया, कोशिका अवरक्तता, ठीक है। इसको देखने वाले हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट डिसीज हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अवरक्तता। इसमें क्या होता है, इस रोग में क्या होता है, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो सिकुड़कर हंसिए की आकार की हो जाती है। ऐसे देखा होगा ना गांव में हंसिया, किसी के घर में भी होगा आप में से। तो यानी आरबीसी सिकुड़कर क्या हो जाती है, हंसिए की आकार की हो जाती है। नंबर पहला पॉइंट यही लिखना, जो आरबीसी होती है, आरबीसी
आरबीसी सिकुड़कर किसके आकार की हो जाती है? हंसिए की आकार की हो जाती है। हंसिए के आकार की हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, और यह अलिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, अलिंग गुणसूत्र पर। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं एक पॉइंट और, ये किस में पाया था? अलिंग गुणसूत्र पर। यह अलिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। अभी मैंने बताया जो आरबीसी है सिकुड़कर हंसिए की आकार की हो जाती है, और यह क्या होता है? अलिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, तो जो HbA और HbA यानी दोनों में क्या है? एब्सेंट है, तो ये क्या माना जाएगा? सामान्य व्यक्ति माना जाएगा। सामान्य व्यक्ति। लेकिन क्या होगा अगर HbS माने सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, HbS एक में S है एनीमिया, लेकिन एक में क्या है? एब्सेंट। तो ये क्या माना जाएगा? सिर्फ वाहक होगा, ये वाहक व्यक्ति होगा। ठीक है, ये सिर्फ कैसा होगा? वाहक व्यक्ति होगा। लेकिन अगर HbS और HbS दोनों हीमोग्लोबिन में HbS दोनों में सिकल सेल एनीमिया है, तो ये कैसा होगा? ये होगा रोगी। ठीक है, रोगी होगा ये, रोगी। ठीक है, तो हमने देखा जो सिकल सेल एनीमिया होता है, अगर दोनों में एब्सेंट है तो सामान्य व्यक्ति, लेकिन एक में है एक में नहीं है तो वो सिर्फ वाहक वेक्टर होगा। लेकिन अगर दोनों में है तो वो क्या होगा? रोगी व्यक्ति होगा। किससे? एनीमिया से। इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो आरबीसी है सिकुड़कर हंसिए की आकार की हो जाती हैं। क्यों होती हैं वो? इसमें क्या होता है जो इस पहली बात तो ये देखना कि जो अगर जिसको सिकल सेल एनीमिया है ना, तो उसको मलेरिया कभी नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये प्लस पॉइंट होता है। यानी ऐसे लिखना, इस रोगी को कभी मलेरिया रोग नहीं होगा। ठीक है, किस व्यक्ति को? यानी इसको थोड़ा सा अलग देख लेना, ये अलग है दोस्तों। यानी जो अगर जिसको सिकल सेल एनीमिया है तो उसको मलेरिया कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, और उसी चेंजेस के कारण क्या होता है, जो आरबीसी सिकुड़कर हंसिए की आकार की हो जाती है। क्या होता है इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की जो एक बीटा श्रृंखला होती है, बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में क्या आ जाता है? परिवर्तन। इसके कारण क्या होता है, जो आरबीसी सिकुड़कर हंसिए की आकार हो जाती है, इसलिए कहते हैं दात्र कोशिका अवरक्तता। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट डिसीज देखते हैं दोस्तों, थैलेसीमिया। हम थैलेसीमिया की बात करते हैं। इसमें ये होता है,
विकृत हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। आरबीसी की कमी होती है, विकृत हीमोग्लोबिन का निर्माण, यानी क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन डैमेज होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। तो इसमें एक ही पॉइंट लिख लेना, विकृत हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का क्या होता है इसमें, निर्माण, और आरबीसी की क्या, कमी, आरबीसी की कमी। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डैमेज। ठीक है, आरबीसी इसमें क्या हो जाती है, इसमें आरबीसी हो जाती, वो हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे नेक्स्ट डिसीज देखते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया फिनाइल कीटोनूरिया को देखते हैं दोस्तों। जो फिनाइल कीटोनूरिया होता है, इसमें ये होता है, एक हमारे बॉडी में फेनिल एलेनिल, यानी क्या होता है, फेनिल एलेनिन एक टॉक्सिन पदार्थ हमारा डेली बनते रहता है, और वो चेंजेस होते रहता है, लगातार चेंजेस होते रहता है टायरोसिन में। ठीक है, यानी क्या होता है इसमें, जो एक हमारे बॉडी पे डेली क्या बनता है, फेनिल एलेनिन एलेनिन का एक नाम का जहरीला पदार्थ हमारे बॉडी पे एक फेनिल एनिलीन नाम का जहरीला पदार्थ लगातार बनते रहता है, और ये चेंजेस होते रहता है टायरोसिन में। लेकिन ये जब किसी व्यक्ति के शरीर में अगर ये फेनिल एनिलीन टायरोसिन में चेंजेस नहीं होगा, तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा, उसको हो जाएगा फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, तो उसको कौन सा हो जाएगा, फिनाइल कीटोनूरिया, यानी फेनिल एनिलीन का नाम का जहरीला पदार्थ किस में बदलते रहता है, टायरोसिन में बदलता रहता है। टायरोसिन में क्या होते रहता है, ये टायरोसिन में नहीं बदल पाता है। अगर नहीं बदल पाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऐसे लिख लेना दोस्तों, फिनाइल एलेनिन फेनिल एलेनिल लगातार चेंजेस होते रहता है, परिवर्तन होके क्या, टायरोसिन में। अगर ये इसमें चेंजेस नहीं हो पाया तो उसको क्या हो जाएगा, फिनाइल कीटोनूरिया डिसीज हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रेन में जैसे अगर ये चेंजेस नहीं होते रहेगा तो ये तो बहुत जहरीला पदार्थ है, तो ये हमारे ब्रेन में जमा होते रहता है, और जब ब्रेन में हमारे जमा हो जाएगा ज़्यादा मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, आदमी मंद बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो फेनिल एनिलीन लगातार क्या, मस्तिष्क में अगर जमा हो गया, मस्तिष्क में जमा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो व्यक्ति है मंद बुद्धि हो जाएगा, मंद बुद्धि। ठीक है, माइंड उसका डिसेबल हो जाता है, थोड़ा दिमाग से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मंद बुद्धि। यानी फेनिल एनिलीन लगातार चेंजेस टायरोसिन में होते रहता है, अगर टायरोसिन में चेंजेस नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल कीटोनूरिया, और इसमें माइंड में जब पूरा जमा हो गया तो आदमी क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले अगर उत्परिवर्तन की खोज देख लेते हैं तो क्या होगा, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। जो ह्यूगो डी ब्रिज हैं, उन्होंने एक पादप पे पौधे पे
इसमें एक्सपेरिमेंट किया, इसका नाम था इवनिंग प्राइमरोज, उस पादप का नाम था क्या, इवनिंग प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज ये एक पादप था। इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और पाया उत्परिवर्तन। क्या होगा, तो उत्परिवर्तन की खोज किसे माना जाता है, उत्परिवर्तन की खोज, उत्परिवर्तन की खोज किसे माना जाता है, ह्यूगो डी ब्रिज को। ठीक है, उत्परिवर्तन की खोज। ये क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, यानी उत्परिवर्तन वो होगा किसी भी सजीव में अचानक से होने वाला चेंजेस, उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, म्यूटेशन यानी किसी भी सजीव, कोई सजीव है उसमें अचानक से कोई चेंजेस आ जाएं तो वो क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी ब्रिज ने करी थी। इन्होंने एक पादप पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसका नाम था इवनिंग प्राइमरोज। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो एक चीज़ को लेते हैं हम, पटाई सिंड्रोम। पटाई, 3 सिंड्रोम होते हैं, पटाई सिंड्रोम, पटाई सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाई सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। इसको समझो दोस्तों क्या होता है। देखो, जो पटाई सिंड्रोम होता है ना, पटाई सिंड्रोम में क्या होता है, 13वीं जोड़ी के स्थान पर 2 गुणसूत्र के स्थान पर क्या हो जाता है, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी जो हमारे मनुष्य 46वीं जोड़ी होती है, 46वीं जोड़ी होती है, 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी 23 कैसे होते हैं, जो 22 जोड़ी होती हैं अलिंग होता है और 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र। जो अलिंग होती हैं 22 जोड़ी क्या होती है, अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र। और जो 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। इसमें भी क्या होगा, या तो XX होगा या XY होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो यानी कि अलिंग गुणसूत्र पर क्या होगा, जो अलिंग गुणसूत्र के 13वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 2 के स्थान पर कैसे, देखो समझो क्या होगा, जैसे 45, 22 दूनी 44 होना चाहिए, 44 गुणसूत्र, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यानी 45 प्लस XX, 45 प्लस XX। तो ये क्या होगा, अगर 45 प्लस XX है तो ये क्या होगी, लड़की, क्योंकि मैंने बताया जो अलिंग गुणसूत्र पर होगा, तो 13वीं जोड़ी में क्या होगा, 2 के स्थान पर एक एक्स्ट्रा होगा, 3 होंगे, तो यानी 22 दूनी 44 होगा, मैंने एक तीसरा ऐड किया तो 45, 22 दूनी 44 होना चाहिए था, अब एक ऐड कर दिया तो 45 प्लस XX क्या है, तो लड़की। वैसे ही 45 प्लस XY है तो ये क्या हो जाएगा, लड़का। ठीक है, यानी 2 के स्थान पर 3 तीसरा जोड़ा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 45 दूनी 45 ये और 2 ये, कितने गुणसूत्र होगा टोटल, 45 और 2 47। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, टोटल ये क्या हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 47। अब देखो जब 2 थे तो डाई, लेकिन 3 हो गए ना, 3 को क्या कहते हैं, ट्राई, तो इसको स्पेशल क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, ये होता है पटाई सिंड्रोम में क्या होता है, जो 13वीं जोड़ी में जो 2 गुणसूत्र के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पटाई सिंड्रोम कहते हैं। ये मैंने दिखा दिया कि 45 प्लस XX तो लड़की, 45 प्लस XY तो लड़का, इसमें 47 हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। तो इसमें क्या लिखिएगा, इसमें लिखना 13वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, यानी 13वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 हो जाते हैं, ये होता है पटाई सिंड्रोम। अगर एडवर्ड सिंड्रोम कहेंगे तो ये इसी सेम, ये कितना होता है, 18वीं जोड़ी में होता है, 18वीं जोड़ी में
जैसे ये 13वीं जोड़ी में था वैसे ये 18वीं जोड़ी में। डाउन सिंड्रोम में कहेंगे तो ये 21वीं जोड़ी में होता है, 21वीं जोड़ी में। यही सेम चेंज में 21वीं जोड़ी में, यानी 2 के स्थान पर कितना 3 हो जाएगा, ट्राइसोमी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या खासियत होती है, जो एक तरह से जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको ये कहते हैं मंगोलियन इडियट। इसके जो चेंजेस होते हैं, यानी इसमें क्या लक्षण होगा, मंगोलियन एक प्रजाति है मंगोलियन, इसे मंगोलियन इडियट कहते हैं, इडियट। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर जिसको पटाई सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है, तो उसमें क्या होगा, 13वीं जोड़ी में अगर पटाई की कहेंगे तो 13वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 होंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी। ठीक है, इसमें लक्षण क्या पाएंगे, अगर इसमें से डाउन सिंड्रोम की बात करें तो जो मंगोलियन इडियट होते हैं, ऊपर से सर चौड़ा और नीचे से फेस पतला होगा। वो देखा होगा दोस्तों, आजकल थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ, रील्स वायरल चलती हैं टेंगे टेंगे वाला। ठीक है, उसको देखना, यानी थोड़ा ऐसे चपटा सा होगा ना, वही होता है मंगोलियन इडियट। और इसमें से अगर जैसे ट्राइसोमी है, जो ट्राइसोमी है इसमें क्या लक्षण पाए जाएंगे, जैसे किसी की नाक चपटी हो गई, किसी के आँख बड़ी हो गई, कान बड़े हो गए, पैर चपटा हो गया, या किसी की उंगली 6 हो गई, छंगा बोलते हैं। तो ये लक्षण किस में पाए जाते हैं, ट्राइसोमी में पाए जाते हैं। उत्परिवर्तन, अचानक से किसी सजीव में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कहेंगे। क्योंकि भैया इसमें 45 प्लस XX होता है, यानी 47वीं ट्राइसोमी होती है, मैंने बताया। क्योंकि इसमें क्या होना है, 44 अगर होना क्या चाहिए था, 22 दूनी 44 प्लस XX, तो ये क्या होगा, 44 प्लस XX यानी लड़की, ये नॉर्मल होगा। लेकिन इसमें 2 के स्थान पर एक तीसरा आ गया, 2 तो ये थे, एक तीसरा और ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया, तो 45 प्लस XX यानी 47, इसको क्या कहेंगे, ट्राइसोमी। तो इसी के लक्षण होते हैं छंगा, 6 उंगली वाला। क्लियर दोस्तों, तो ये होता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करते हैं, एक देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये स्पेशल महिलाओं में पाया जाता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है महिलाओं में पाया जाता है। क्या होता है, तो एक बार देखो, जो महिला होती है, यानी महिलाओं में होता है, ये महिला में होता है, महिला में होता है। अब देखो, सबसे पहले जो महिला में होता है, महिला होनी क्या चाहिए थी, देखो महिला में क्या होता है, 44 प्लस XX, ये महिला में होता है ना, 44 प्लस XX, ये नॉर्मल महिला है। ये 44 प्लस अगर XX है तो ये क्या कर, ये होना चाहिए इतना, तभी नॉर्मल महिला होगी, होना चाहिए। जो 44 प्लस XX गुणसूत्र हैं, ये होना चाहिए महिलाओं में। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में जो हो जाता है 44 प्लस X0। क्लियर, 44 प्लस X0 यानी क्या हो गया, 1 X की कमी हो गई। 2 X होने चाहिए थी, लेकिन क्या सिर्फ 1 X है, 1 X की कमी हो गई। अगर X होता तो ये पूरी नारी होती, लेकिन अगर 1 X की कमी है तो इसे क्या कहेंगे, अर्धनारी। इसको कहते हैं अर्धनारी। अर्धनारी, इसमें क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे, देखो अर्धनारी होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें स्तन ग्रंथियाँ विकसित नहीं होंगी। जैसे जननांग हो गए, जैसे जननांग में वजाइना, योनि हो गया, और जैसे अंडाशय, ये डेवलप नहीं हो पाएंगे, यानी ये बच्चे देने में असक्षम रहेंगे, ये पूरी सक्षम नहीं है बच्चे देने के लिए। इसमें पूरी तरह लड़कियों के कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाते हैं। यानी मैंने बताया 44 प्लस XX होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, 44 प्लस X0, किसकी कमी हो गई, 1 X की कमी। अगर यहाँ पर X हो जाता, एक और X होता तो पूरी नारी हो जाती दोस्तों, पूरी नारी। लेकिन 1 X की कमी है तो ये क्या कहलाएगी, अर्धनारी हो जाएगी, अर्धनारी। यानी इसमें क्या होगा, इसमें भैया पूरे इसके जो कैरेक्टर हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, वो विकसित नहीं हो पाएंगी। स्तन
स्तन ग्रंथि जो है वो क्या हो पाएगी, विकसित नहीं होगी। जो जननांग होते हैं, जननांग जैसे योनि, अंडाशय, ये वजाइनल पार्ट, ऐसे ये विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। और ये क्या बच्चे देने में असक्षम होती हैं, ये बच्चा नहीं दे पाती हैं। तो ये संतान उत्पन्न कर पाएंगी? नहीं, ये संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर पाना। तो दोस्तों ये रहता है, संतान उत्पन्न इसमें नहीं हो पाता है। किस में? टर्नर सिंड्रोम में। अगर जिसको टर्नर सिंड्रोम के लक्षण हैं तो उसमें क्या होगा, एक एक्स कम होगा, उसे कहेंगे अर्धनारी, उसमें ये सब होगा। इसमें जो स्तन ग्रंथियाँ हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगी, जननांग विकसित नहीं हो पाएंगे, यानी कुल मिला के जो कैरेक्टर हैं पूरी तरह लड़कियों वाले कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे हमने टर्नर सिंड्रोम देखा वो महिलाओं में था, वैसे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये पुरुष में पाया जाएगा। यह क्या पाया जाता है, यह पुरुष में होता है, यह पुरुष में होता है। यह पुरुष में बहुत कह रहे थे ना, सोच रहे हो कि महिलाओं का तो बहुत बता दिया, पुरुष का भी बता दो। तो दोस्तों देखो अब पुरुष की बारी, यानी जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये पुरुष में पुरुष में ही होता है। पुरुष में क्या होना चाहिए, वही 44 प्लस XY होना चाहिए। ये पुरुष है, ये क्या होना चाहिए। लेकिन फिर वही इसमें क्या हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो क्या जाएगा, लेकिन क्या होता है, लेकिन उसमें एक एक्स की कमी थी, इसमें क्या हो जाएगा, होगा क्या 44 प्लस XXY। समझ रहे दोस्तों, यानी जो 44 प्लस XY होना चाहिए, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो क्या गया, इसमें 44 प्लस XXY हो गया। अब आप कहोगे इसमें क्या चेंजेस हुआ, इसमें हुआ एक x की अधिकता हो गई, एक x की क्या हो गई, इसमें अधिकता हो गई। तो अब इसमें क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे उसमें तो एक x की कमी थी, अगर x होता तो पूरी नारी हो जाती, लेकिन इसमें एक x ज़्यादा हो गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो एक x की अधिकता हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक x ज़्यादा, इसमें ये क्या हो जाएगा, एक x ज़्यादा हो गया। अब इसके क्या लक्षण होंगे, तो ये क्या होगा, पुरुष में क्या हो जाएगा, पुरुष में महिलाओं के लक्षण विकसित हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, यानी पुरुष में महिलाओं के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें पुरुष में महिलाओं के लक्षण, यानी अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक x की अधिकता हो जाएगी, होना चाहिए बेसिकली 44 प्लस XY, लेकिन हुआ क्या 44 प्लस XXY, एक x की अधिकता, तो उसमें क्या हो जाएगा, पुरुष में महिलाओं के लक्षण विकसित हो जाएंगे, जैसे आवाज़ पतली हो जाना, स्तन ग्रंथियाँ विकसित हो जाना। तो ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें ऐसे लिखना, इसमें क्या होगा, जिनमें महिला के अंग क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। महिलाओं की जैसे स्तन ग्रंथियाँ वगैरह विकसित हो जाना, जो बोलने में आवाज़ पतली हो जाना, लड़कियों की जैसे बोलने में जो आवाज़ है, बोलने में आवाज़ क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, बोलने में आवाज़ पतली, क्या स्तन ग्रंथियाँ विकसित हो जाना, स्तन ग्रंथियाँ विकसित हो जाना,
किस में होगा, ये होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। जैसे हमने उसमें देखा टर्नर सिंड्रोम में, उसमें महिलाओं में क्या होता है, अर्धनारी हो जाती है, स्तन ग्रंथियाँ विकसित नहीं होती हैं। लेकिन इसमें क्या, एक एक्स की अधिकता हो गई तो इसमें क्या, स्तन ग्रंथियाँ विकसित हो जाएगी। किसमें, पुरुषों में। आवाज़ पतली हो जाएगी। बोलने में देखा होगा, कोई कॉल में कहेगा, कोई कॉल में बात करेगा लड़का, लेकिन अगर उसको क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे वो लड़का है या लड़की है। बिल्कुल पतली सी आवाज़। देखा होगा दोस्तों आपके आसपास शायद कुछ ऐसे होंगे, ऐसे उदाहरण होंगे। तो ये होता है क्लाइनफेल्टर का सिंड्रोम का उदाहरण। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देखेंगे, सुपर मेल सुपर फीमेल। ठीक है, एक लास्ट और देखते हैं, सुपर मेल सुपर फीमेल क्या होता है। सुपर मेल या सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, इसमें क्या होगा दोस्तों, जो सुपर मेल सुपर फीमेल होता है, अगर सुपर मेल है, अगर वो सुपर मेल है, अगर वो सुपर मेल है, तो इसमें क्या क्या होगा, 44 प्लस XYY। ठीक है, या कह देंगे XYYY, यानी किसकी, Y की अधिकता हो गई। अगर वो सुपर फीमेल है, सुपर फीमेल, अगर वो सुपर फीमेल है तो क्या हो जाएगी, 44 प्लस XX या XXXX, एक्स की अधिकता। अगर सुपर मेल है तो वाई की अधिकता, सुपर फीमेल है तो एक्स की अधिकता। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को कहते हैं क्रिमिनल टाइप के होते हैं। क्रिमिनल यानी गुस्सैल, बहुत तगड़ी। इनकी प्रकृति क्या होती है, क्रिमिनल सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। इनकी प्रकृति बहुत गुस्सा वाला होता है। तो ऐसे लिख लेना, इसमें क्या होता है, क्रिमिनल सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम, इनको क्या कहते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम, या इनको ये भी कहते हैं जैकब सिंड्रोम कहा जाता है। जैकब सिंड्रोम भी कहा जाता है, जैकब सिंड्रोम कहा जाता है जैकब सिंड्रोम। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी जो प्रकृति होती है बहुत गुस्सा करना वाला, तो गुस्सा करना, बहुत गुस्सा आता है दोस्तों इन लोगों को। यानी जो सुपर मेल होते हैं, सुपर फीमेल होते हैं, आपराधिक बोलते हैं, आपराधिक प्रकृति होती है इनकी, आपराधिक है, इनकी आपराधिक प्रकृति होती है। सुपर मेल सुपर फीमेल की, इनको थर्ड जेंडर में रखा जाता है दोस्तों, थर्ड जेंडर में। ठीक है, तो ये था सुपर मेल सुपर फीमेल। आज की क्लास में हमने आनुवंशिक रोगों को देखा जो फिनिश हो चुका है। कल देखेंगे हम तत्वजनित रोग। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। और हमारा इससे मोटिवेट बढ़ता है, क्योंकि आप लगातार इसको शेयर करोगे, हमें भी लगेगा कि हाँ, हमसे नए लोग छात्र जुड़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।